दिनेश ने पूरे रास्ते में प्रिया के साथ कोई बात नहीं की। प्रिया ही बोलती रही, कभी फिल्म के बारे में, कभी कुछ तो कभी कुछ, और दिनेश मन ही मन खींचता रहा। घर आकर भी वह सीधा अपने कमरे में चला गया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे मयंक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस मयंक का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना मयंक को फील्ड के काम में बिजी कर दिया जाए, जिससे वह ऑफिस में कम से कम रहेगा और दिव्या से भी कम मिलना होगा। हाँ, ये सही रहेगा। अब उसके मन को शांति मिलती है और यही सब सोचते हुए उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह वह जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है कि दिनेश को उसके पापा बुलाकर कहते हैं कि शाम को मुंबई में क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, तो तुम्हें अभी निकलना होगा। मैंने टिकट का अरेंजमेंट कर दिया है। दिनेश घड़ी देखते हुए, अभी? पर वह मीटिंग तो परसों यहाँ होनी थी ना पापा। हाँ, पर उन्हें कल शाम को ही विदेश किसी काम से जाना है, तो उन्होंने आज शाम को ही मीटिंग रख ली। क्यों, तुम नहीं जा सकते? दिनेश, जा सकता हूँ, और ऊपर जाकर जाने की तैयारी करने लगता है। रास्ते भर वह सोचता है, कहाँ तो मैं मयंक से दिव्या को दूर करने के बारे में सोच रहा था, और कहाँ अब वह और ज्यादा साथ रह सकेंगे। यहाँ जब दिव्या ऑफिस में पहुंचती है तो वहां दिनेश को ना पाकर उदास हो जाती है। उसका मन काम में नहीं लगता। वह दिनेश को फोन करने लगती है, पर फिर ये सोचते हुए रुक जाती है कि किसी जरूरी काम में फंसा होगा। सारा दिन बार बार वह अपना फोन देखती है कि दिनेश का कोई मैसेज तो नहीं आया, पर मैसेज ना देखकर फिर मायूस हो जाती है। शाम को उसे फिर से मयंक घर छोड़ने जाता है और दिव्या की मम्मी उसे अंदर बुला लेती हैं। वे सब लोग बातें कर रहे हैं कि तभी दिनेश का फोन आता है। दिव्या, कहाँ हो सुबह से? दिनेश, किसी काम से मुंबई आया हूँ, कल तक वापस आ जाऊंगा। तुम सुनाओ, कैसा रहा आज का दिन? कुछ खास बात? दिव्या, कुछ खास बात तो नहीं, बस एज यूजल। दिनेश को तभी किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, तो वह पूछता है, कौन आया है? दिव्या एक पल तो सोचती है कि दिनेश को मयंक के बारे में पता चलेगा तो वह गुस्सा हो जाएगा, पर उसे छुपाना भी तो ठीक नहीं। दिनेश, कहाँ खो गई? मैं पूछ रहा हूँ कुछ। दिव्या, कहीं नहीं, मयंक मुझे छोड़ने आया था, वह मम्मी के साथ बात कर रहा है। दिनेश, अच्छा, मैं फोन रखता हूँ, कहकर फोन काट देता है। दिव्या हेलो हेलो ही कहती रह जाती है। दिनेश जल भुन जाता है और सोचता है, इसकी इतनी हिम्मत, ये घर तक पहुंच गया। दिव्या को जब पता है कि मुझे वो पसंद नहीं, वह उससे बात क्यों करती है? फिर वह सोचता है कि वह मेरे हिसाब से क्यों चलेगी, पर वह जब मयंक से मिलती है तो मुझे अच्छा क्यों नहीं लगता। तभी उसका फोन बजता है। प्रिया का फोन है। दिनेश फोन देखता है, पर उसका प्रिया से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। फोन बज के बंद हो जाता है। फिर वह फोन को स्विच ऑफ कर देता है और पैदल बाहर निकल जाता है। ये क्या होता जा रहा है मुझे? क्यों मैं दिव्या की तरफ खिंचा चला जा रहा हूँ? हर समय बस उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। प्रिया जो मेरी जिंदगी थी, मैंने उसका फोन रिसीव नहीं किया। उससे बात करने का मेरा मन क्यों नहीं किया? आज पूरा समय बस यही क्यों सोचता रहा कि दिव्या क्या कर रही होगी? अब वह काम कर रही होगी, घर जा रही होगी। मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? क्या वो भी मुझे ऐसे ही याद कर रही होगी? यही सब सोचते हुए उसका दिमाग घूम जाता है और वह अपना सिर पकड़कर वहीं सड़क के किनारे बैठ जाता है। उधर दिव्या का और बुरा हाल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि दिनेश को क्या हुआ है। उसने ऐसे अचानक फोन क्यों काट दिया? क्या मयंक के बारे में सुनकर उसको गुस्सा आ गया? उसे अपने आप पर गुस्सा आ जाता है कि उसने मयंक के बारे में क्यों बताया। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। दिनेश चाहता था कि अभी के अभी वह वापस चला जाए, पर उसकी फ्लाइट अगले दिन दोपहर की थी। अगले दिन वापस पहुंचने पर सामान रखकर वह सीधा दिव्या से मिलने चला जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वह मयंक और नीलिमा के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए गई है। दिनेश का पारा सातवें आसमान पर वह खुद को कंट्रोल करता है। दिव्या की मम्मी, सुनो दिनेश, ये मयंक तो तुम्हारे ऑफिस में काफी समय से काम करता है ना? कैसा लड़का है? दिनेश, कैसा लड़का मतलब? दिव्या की मम्मी, अरे मैं क्या सोच रही थी कि दिव्या के लिए कैसा रहेगा। दिनेश हैरान होते हुए, आपको दिव्या के लिए पसंद आया है, और वह भी ये? ऐसा क्या देख लिया आपने इसमें? दिव्या की मम्मी अब शक पका जाती हैं और कहती हैं कि क्यों, क्या कमी है इसमें? अच्छी भली सूरत है, दिव्या की केयर करता है और नौकरी करता है। दिनेश, हम और क्या? दिनेश, और कोई खासियत? और क्या होना चाहिए, तुम बता दो। दिनेश उठते हुए,
कोई बात नहीं, बता दूंगा पता करके 1-2 दिन में। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कहकर वह चला जाता है और गाड़ी सीधे मॉल की तरफ मोड़ लेता है। थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर उसे दिव्या से अभी के अभी मिलना है। मॉल में पहुंचकर वह ऊपर शॉपिंग सेक्शन में पहुंचता है और दिव्या को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के पास खड़े मयंक पर पड़ती है। उसके साथ कोई लड़की खड़ी है। वह उनकी बातें सुनने के लिए थोड़ा पास जाता है तो उसे मयंक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मयंक, अरे बेबी, गुस्सा क्यों होती हो? थोड़े दिन की बात है। लड़की, मैं कुछ नहीं जानती, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम जल्दी से ये सब खत्म करो। वे दोनों वहाँ अभी बातें कर रहे होते हैं कि दिनेश की नज़र एक दुकान के बाहर खड़ी दिव्या पर जाती है। वह उसके पास चला जाता है। वह दिव्या की बाजू पकड़कर उसे साइड पर ले जाता है। एक बार को तो वह डर जाती है, पर दिनेश को देखकर चुप कर जाती है। दिव्या, ये क्या है? ऐसे कौन करता है भला? डरा दिया तुमने मुझे। दिनेश उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो भी मयंक के साथ? मैंने तुम्हें मना किया था ना उसके साथ घूमने से। दिव्या हैरान होकर फिर गुस्से में, ये क्या तरीका है? तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो मुझे इंसानों की फर्क ना हो, समझे? दिनेश, दोस्त हूँ तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारी फिक्र करता हूँ। कितनी बार कहा है कि वह सही नहीं है, पर नहीं, करनी तो तुम्हें अपनी मर्जी है। दिव्या, पर हम घूम थोड़ी रहे हैं, हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए हैं। दिनेश, अच्छा जी, तो वो थिएटर में मूवी देख रहे थे, वो क्या था? उसके बारे में क्या बहाना सोचा है आपने? दिव्या अब शक पका जाती है, फिर अपने आप को संभालते हुए, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? दिनेश गुस्से से, मैं तुम्हारी जासूसी क्यों करूंगा? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? वो तो प्रिया फिल्म देखने की जिद करने लगी तो हम पिक्चर देखने चले गए थे, वहां तुम्हें देखा तो इसीलिए पूछ लिया। गलती हो गई मैडम जी, जो आपका भला करने चला था। जो मन आए करो, मैं चलता हूँ। और गुस्से में चला जाता है। दिनेश उसे मयंक की उस लड़की के साथ हुई बात के बारे में बताना चाहता था, पर वह कुछ सोचकर चुप हो जाता है। दिव्या दिनेश को जाते हुए देखती रहती है और सोचती है कि ये तो चला गया, और खुद को कोसती है कि क्या जरूरत थी इतना हाइपर होने की। वह गुस्से में था तो तुम्हें तो ढंग से बात करनी चाहिए थी। तभी मयंक और नीलिमा वहां आ जाते हैं और उसे गुमसुम देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? कुछ पसंद आया? दिव्या, नहीं, चलो यहाँ से। मयंक और नीलिमा एक दूसरे की ओर देखते हैं और उसके साथ चुपचाप चले जाते हैं। दिनेश प्रिया को फोन करता है और मिलने के लिए कहता है। प्रिया, दिनेश ऐसा क्या हो गया? टाइम तो देखो, 10 बजने वाले हैं। इस समय मैं कैसे मिल सकती हूँ? सुबह मिलते हैं, कहकर फोन काट देती है। दिनेश हैरान परेशान सा वहीं खड़ा रह जाता है, फिर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचकर वह अपने पिताजी के साथ मीटिंग के बारे में डिस्कस करता है और फिर खाना खाकर सोने चला जाता है। 1-2 दिन वह किसी से कोई बात नहीं करता, बस अपना काम करता रहता है। दिव्या को भी चुपचाप घर के बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। दिव्या ने 1-2 बार कोशिश की दिनेश के साथ बात करने की, पर दिनेश हाँ हूँ के अलावा कुछ नहीं बोला। आज दिव्या ने मन में ठान लिया था वह खुद ही दिनेश से बात करेगी। कितने खुश थे हम दोनों, पता नहीं क्या हुआ है जो एक फासला सा बन गया है। यही सोचकर वह दिनेश के केबिन की ओर बढ़ जाती है। दिव्या, मे आई कम इन सर? दिनेश हैरान होकर कि ये अंदर आने के लिए क्यों पूछ रही है, क्या इतना गैर हो गया हूँ मैं इसके लिए? उसकी आंखों में उदासी छा जाती है, पर वह सिर्फ हम कह पाता है और फाइल में नजर गड़ा देता है। दिव्या, क्या मैं बैठ जाऊं? दिनेश सोचते हुए, आज तो पत्थर बरस रहे हैं जुबान से। दिव्या एकटक दिनेश को देखती जा रही है। दिनेश, कुछ काम था क्या? दिव्या, हम, बोलो। दिव्या, कुछ जरूरी चीज यहाँ गुम हो गई है। दिनेश, हाँ तो जहाँ छोड़ी थी ढूंढ लो वहाँ। दिव्या, मुझसे अकेले से नहीं ढूंढा जाएगा, तुम्हें हेल्प करनी पड़ेगी। दिनेश, बोलो कहाँ रखी थी? दिव्या उठकर दिनेश के पास जाती है और उसको देखकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली रखकर कहती है कि यहाँ पर ही देखी थी, कुछ दिन पहले, पता नहीं कहाँ चली गई। दिनेश समझ जाता है कि दिव्या क्या कहना चाहती है, पर जानबूझकर अनजान बनते हुए कहता है कि मेरी मूंछों से तुम्हें क्या काम है? इतनी गर्मी है, मैंने सेव कर ली है। दिव्या उसको थप्पड़ मारते हुए, मैं मूंछों की नहीं तुम्हारी स्माइल की बात कर रही हूँ। दिनेश, हाँ तो स्माइल होठों पर होती है,
तुम्हारा इशारा गलत था, तो मैं क्या करूं? दिव्या अब गंभीर हो जाती है और कहती है कि किस बात का गुस्सा कर रहे हो दिनेश? हम दोनों कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी ये गलतफहमी कैसे आ गई हमारे बीच? तुम इस बैंक को लेकर मुझसे नाराज होकर बैठे हो, जबकि तुम जानते हो कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दिनेश को अब दिव्या की मम्मी की कही बातें याद आ जाती हैं। वह कहता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो फिर तुम्हारी मम्मी क्यों उसमें इंटरेस्ट ले रही हैं? उन्होंने मुझसे क्यों बैंक के बारे में पूछा है, कैसा लड़का है, वगैरह वगैरह। अब उसको फिर से गुस्सा आ जाता है और वह दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। दिव्या कुछ कहने ही वाली थी कि दिनेश का फोन बजा। उसने देखा प्रिया का था। वह बात करने लग गया। हेलो प्रिया। दिनेश, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दिनेश, अभी नहीं आ सकता यार, मुझे बहुत काम है। दिनेश, रुको, बहुत जिद्दी हो, तुम मत आओ, मैं नीचे आता हूँ। जैसे ही मुड़ता है तो दिव्या को देखकर, तुम यहीं हो अभी, गई नहीं? कुछ और कहना है क्या? दिव्या दिनेश की बेरुखी देखकर बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बिना कुछ कहे बाहर सीधा बाथरूम की ओर चली जाती है। दिनेश दिव्या को रोता देखकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी प्रिया का फोन फिर से आ जाता है तो वह फटाफट नीचे की ओर चल देता है। प्रिया दिनेश को देखते ही, हाय हैंडसम, आज तो किसी का कत्ल करने का इरादा लगता है। दिनेश कोई रिस्पांस नहीं देता और गाड़ी खोलकर उसमें बैठ जाता है। प्रिया हैरान होकर, तारीफ कर रही हूँ तुम्हारी, सुन भी रहे हो? दिनेश गुस्से में, तुम्हें तो कोई काम है नहीं तो क्या दूसरे भी काम धाम छोड़कर तुम्हारे साथ बैठ जाएं? प्रिया, अच्छा जी, तो इस बात का गुस्सा है? पहले तुम मुझसे मिलने के लिए घंटों मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे तब। दिनेश, तब की बात और थी। प्रिया, तब मैं कुंवारी थी, अब शादीशुदा हूँ, अब तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है। दिनेश, समझा करो यार, बात कुंवारी या शादीशुदा की नहीं है। पहले बचपना था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब जिम्मेदार बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा बताओ कहाँ चलना है, कहकर गाड़ी स्टार्ट करता है। प्रिया मुंह दूसरी तरफ घुमाकर बैठ जाती है। दिनेश, प्रिया यार भाव मत खाओ अब तुम, मैं मनाने वाला नहीं हूँ तुम्हें, बता दोगी तो ठीक, नहीं तो तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, समझी? प्रिया समझ गई, घर ही छोड़ दो, कहीं नहीं जाना मुझे तुम जैसे सड़ियल के साथ। दिनेश गाड़ी घर की ओर मोड़ देता है। प्रिया हैरान होकर दिनेश को घूरने लगती है। दिनेश, क्या तुमने ही तो कहा था गाड़ी घर की ओर मोड़ दो, अब ऐसे क्या घूर रही हो? प्रिया उसे मारने लगती है तो दिनेश गुस्से में, तुम लड़कियों को मुंह से बात करनी नहीं आती, ये बार बार मारने क्यों लग जाती हो? उधर दिव्या, इधर तुम दोनों ने मुझे ढोलक समझ रखा है। दिव्या का नाम सुनकर प्रिया रुक जाती है और पूछती है कि कैसी है वो? दिनेश रूखे स्वर में, ठीक ही होगी। प्रिया, मतलब तुम्हारे साथ काम करती है तो तुम नहीं जानते? दिनेश, मेरे साथ काम करने से क्या होता है, रहती तो अब वह उस मैंके के साथ है, और ऊपर से उसकी मम्मी पूछती हैं कि मैंक दिव्या के लिए कैसा रहेगा। प्रिया को हंसी आ रही थी पर अपनी हंसी को रोकते हुए, तो तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? माँ है वो दिव्या की, उन्हें उसकी चिंता नहीं होगी? दिव्या की उम्र है शादी की, तो क्या ना करें उसकी शादी, सारी उम्र घर पर बैठा कर रखें? दिनेश, मैं कब कह रहा हूँ कि शादी ना करें, पर मयंक और कोई लड़का नहीं है क्या दुनिया में? प्रिया, तो उन्होंने कौन सा बात पक्की कर दी है? अगर कोई और लड़का है तो वो कोशिश कर ही सकता है। दिनेश प्रिया को हैरान होकर देखता है कि मैं इस बात को कितना महत्वपूर्ण समझ रहा था और इसने इसे कितना मामूली बता दिया। अब उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का होता है और वह प्रिया को घर छोड़कर वापस ऑफिस की ओर चल देता है। उधर दिव्या बाथरूम में कितनी देर तक रोती रहती है और सोचती है कि दिनेश आज भी प्रिया को भूल नहीं पाया। कैसे उसके एक फोन आने पर वह सब कुछ छोड़कर चला गया। मेरे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं है, मुझे उसे भूलना ही होगा, नहीं तो मेरा दिल दोबारा टूट जाएगा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे दिनेश को भुलाने के लिए यहाँ से दूर जाना ही होगा, मैं उसकी बेरुखी सह नहीं पाऊंगी। ये सब सोचते सोचते उसका सिर दुखने लगता है और वह छुट्टी लेकर घर की ओर पैदल ही चलने लगती है। दिनेश जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके केबिन की ओर जाते हुए उसे नीलिमा छत की ओर जाती दिखाई देती है। वह भी उसके पीछे चला जाता है। ऊपर पहुंचकर वह देखता है कि नीलिमा मैंक के गले लगी होती है। दिनेश सोचता है कि ये मैंक चीज क्या है, ये नीलिमा के साथ है या दिव्या के, या ये दोनों को बेवकूफ बनाकर कोई मतलब निकालना चाहता है। तभी उसे नीलिमा की आवाज सुनाई देती है, नीलिमा,
मयंक, मैं अपने घर वालों को अब और नहीं रोक पा रही। वे जल्द से जल्द मेरी शादी कर देना चाहते हैं। मयंक, तुमसे ज्यादा तो मुझे जल्दी है तुम्हारे साथ रहने की। मैं तो खुद अब तुमसे दूर नहीं रह सकता। बस ये जो दिव्या वाला मैटर है वह सॉल्व हो जाए, बस उसके फौरन बाद। तभी दिनेश का फोन बजता है और वे दोनों हड़बड़ा जाते हैं। उधर दिनेश भी फटाफट से छुप जाता है। वे दोनों उसे देख नहीं पाते और नीचे चले जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं कौन था। दिनेश फोन रिसीव करता है। उसके पिताजी उसे अपने केबिन में बुलाते हैं। वह वहां जाकर पूछता है कि क्या हुआ। पापा, तुम्हारे टेबल पर एक फाइल दिव्या ने रखी होगी, उसे चेक कर लो। हमें कल के लिए उस नए प्रोजेक्ट पर काम करना है। दिनेश बाहर आकर देखता है कि दिव्या अपनी सीट पर नहीं है। वह नीलिमा से पूछता है तो वह कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वह घर चली गई। दिनेश, क्या हुआ था उसे? नीलिमा, सिर में दर्द था। दिनेश अपने केबिन में चला जाता है और फाइल देखने लगता है, पर उसका ध्यान मयंक और नीलिमा की बातों की तरफ चला जाता है और वह सोचता है कि इस मयंक की सच्चाई तो पता करनी पड़ेगी। ये नीलिमा भी तो मयंक के साथ मिली हुई है। उधर दिव्या पैदल ही घर की ओर जा रही है और तभी उसे फोन आता है। फोन उसके पड़ोसी का है। वह बताता है कि उसकी मम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई है तो वो उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर आए हैं, तो वह जल्दी से वहां पहुंच जाए। दिव्या घबरा जाती है और जल्दी से ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही वर्मा आंटी मिल जाती हैं, जो उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आई हैं। दिव्या, मम्मी कैसी हैं? मिसेज वर्मा, डॉक्टर चेक कर रहे हैं। वे उसे डॉक्टर के केबिन के पास ले जाती हैं। दिव्या उनसे पूछती है कि मम्मी को क्या हुआ है। मिसेज वर्मा, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। मैं तो अचानक ही तुम्हारी मम्मी से मिलने चली गई कि थोड़ी देर बात करके आती हूँ। जब मैं पहुंची तो देखा ये नीचे गिरी हुई थी और कुछ बोल नहीं पा रही थी, तो मैं और तुम्हारे अंकल इन्हें यहाँ ले आए। दिव्या और मिसेज वर्मा अब डॉक्टर के केबिन के बाहर बैठ जाती हैं। दिव्या बहुत ही टेंशन में बैठी है। तभी नर्स उनको आवाज लगाती है। वे दोनों अंदर जाती हैं और दिव्या डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, मम्मी कैसी हैं? डॉक्टर जी, देखिए वैसे तो खतरे से बाहर हैं, पर उनका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। दिव्या, पर उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर, घबराएं मत, उनका बीपी बहुत बढ़ गया था तो उन्हें हार्ट अटैक आया था। दिव्या ये सुनकर सुन्न हो जाती है और वह चक्कर खाकर गिरने ही वाली होती है कि मिसेज वर्मा उसे पकड़ लेती हैं और कुर्सी पर बिठा देती हैं। डॉक्टर दिव्या को पानी देता है। डॉक्टर, आप चिंता ना करें, अब वे खतरे से बाहर हैं। माइनर अटैक था, वक्त रहते हॉस्पिटल पहुंच जाने के कारण उन्हें संभाल लिया गया है। इनके घर में कोई और है? दिव्या तो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी, तो मिसेज वर्मा ने ही उत्तर दिया, नहीं जी, ये दोनों ही हैं। डॉक्टर मिसेज वर्मा से, देखिए आप संभालिए इन्हें, ये अगर ऐसे परेशान रहेंगी तो मरीज को कैसे हौसला दे पाएंगी। उनके सामने तो हमें ऐसे दिखाना है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? मिसेज वर्मा, जी मैं समझ रही हूँ, मैं इसे भी समझाती हूँ। डॉक्टर, गुड, मरीज को हम रात भर आईसीयू में रखेंगे। सुबह उन्हें चेक करने के बाद अगर वे ठीक हुई तो उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। तब तक आप इन्हें बाहर ले जाइए और इन्हें नॉर्मल कीजिए। मिसेज वर्मा दिव्या को बाहर ले जाती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर की बातें तो तुमने सुन ली हैं, तो बेटा अपने आप को संभालो। ऐसे हौसला छोड़ देने से कुछ नहीं होने वाला, और कोई तो है नहीं जो तुम लोगों को संभालेगा, तो तुम्हें ही मजबूत बनना पड़ेगा। दिव्या अब अपनी आंखों में भर आए आंसू पोंछती है और कहती है कि एक बार बाहर से ही मम्मी को देख लूं, और देखने चली जाती है। वह बाहर से देखती है उसकी मम्मी काफी कमजोर लग रही हैं। उन्हें देखकर दिव्या रोने लगती है और काफी देर रोती रहती है। जब वह रोकर थक जाती है तो आंटी से कहती है कि आप घर चले जाइए, मैं देख लूंगी यहाँ पर। मिसेज वर्मा, तुम अकेली कैसे संभालोगी? मैं रुक जाती हूँ तुम्हारे साथ। दिव्या, नहीं आंटी जी, आप जाइए, यहाँ पर करना ही क्या है, रात भर तो आईसीयू में ही रखना है, मैं मैनेज कर लूंगी। मिसेज वर्मा, ऐसा करते हैं कि मैं घर जाकर सबके लिए खाना तैयार करती हूँ और तुम्हारा खाना भी लेकर आती हूँ, ठीक है? तब तक संभाल लेना। दिव्या कुछ नहीं कहती। आंटी घर चली जाती हैं। उधर दिनेश का काम में भी मन नहीं लग रहा और उसे याद आता है कि दिव्या की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो वह अपना काम छोड़कर उससे मिलने चल पड़ता है।
जब वह दिव्या के घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर ताला लगा है। वह सोचता है कि ये लोग कहाँ चले गए। दिव्या की मम्मी भी नहीं है। कहीं दिव्या की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई, किससे पता करें। वह अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मिसेज वर्मा ऑटो से उतरती हैं और दिनेश को दिव्या के घर के बाहर खड़ा देखकर सोचती हैं कि ये कौन है, यहाँ जाकर पूछती हूँ। मिसेज वर्मा, कौन है आप, किससे मिलना है? दिनेश शक पकाते हुए, वो इस घर में रहते हैं ना, दिव्या और उसकी मम्मी, उन लोगों से मिलना है। मिसेज वर्मा, आप कौन हैं? दिनेश, मैं दिव्या का दोस्त हूँ, पहले भी आया था मिलने। मिसेज वर्मा, अच्छा, दिव्या की मम्मी को हार्ट अटैक आया है तो वो सिटी हॉस्पिटल में है। दिनेश घबराते हुए, क्या, कब हुआ ये? आंटी जी ठीक तो है ना? मिसेज वर्मा, हाँ ठीक है, माइनर अटैक था, आईसीयू में हैं अभी। दिनेश ने आगे कुछ नहीं पूछा, सीधा गाड़ी में बैठा और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। पूरे रास्ते उसकी आंखों के सामने दिव्या का चेहरा घूमता रहा और वह सोचता रहा कि क्या हाल हो रहा होगा दिव्या का, अकेले कैसे मैनेज किया होगा उसने। मुझे एक बार भी फोन नहीं किया, इतना भी तो गुस्सा नहीं था मुझे कि ऐसे वक्त में भी मैं ना जाता। ये सब सोचते सोचते वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सीधा आईसीयू के बाहर पहुंचकर देखता है कि सामने ही दिव्या बैठी है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वह जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। दिव्या उसकी ओर नजर उठाकर देखती है और जो इतनी देर से आंसुओं का सैलाब दिव्या ने रोका हुआ था, दिनेश को देखते ही बह निकला और दिनेश के गले लगकर न जाने कितनी देर वह रोती रही। दिनेश ने भी उसे नहीं रोका। जब वह जी भर कर रो चुकी तो दिनेश से अलग हुई और वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोकर बाहर आकर दिनेश के पास बैठ गई। दिनेश, इतना गुस्सा किस बात का है? मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? दिव्या, मुझे भी कहाँ पता था, वो तो साथ वाले अंकल आंटी ही हॉस्पिटल लेकर आए थे, मुझे भी उन्होंने ही फोन किया। दिव्या दिनेश को सारी बात बताती है और कहती है, अगर आंटी समय पर ना पहुंचते और मम्मी को कुछ हो जाता तो? दिनेश, इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ठीक है ना, अब वो जो हुआ ही नहीं उसके बारे में मत सोचो, तुम बस अब आंटी जी की सेहत का ध्यान रखो। तभी राहुल, मिसेज वर्मा का बेटा, खाना लेकर आ जाता है और कहता है कि घर में गेस्ट आ गए थे तो मम्मी ने मुझे यहाँ रुकने के लिए भेजा है। दिनेश उससे खाना ले लेता है और कहता है कि तुम चले जाओ, मैं रुका हुआ हूँ यहाँ, मैं सब देख लूंगा। राहुल दिव्या की तरफ देखता है, दिव्या उसे हाँ का इशारा करती है तो वह चला जाता है। दिनेश, चलो खाना खा लो। दिव्या, नहीं मुझे भूख नहीं है। दिनेश, ऐसे कैसे भूख नहीं है? खाना नहीं खाओगी तो बीमार हो जाओगी, फिर आंटी की देखभाल कैसे करोगी? थोड़ा सा खा लो, चलो मुंह खोलो। और रोटी का निवाला उसके मुंह की ओर करता है। दिव्या पहले तो नानुकुर करती है पर दिनेश के सामने उसकी एक नहीं चलती और पूरी रोटी वह खुद से खिलाता है। दिव्या उसकी ओर बड़े प्यार से देखती जाती है, फिर दिनेश से कहती है कि तुम्हें भी तो भूख लगी होगी, तुम भी खाओ। दिनेश, ये अच्छा है, तुम्हें भी तो भूख लगी थी, तुम्हें मैं खिला रहा हूँ ना, और अगर मुझे भूख लगे तो मैं खुद खाऊं, मुझे नहीं खानी। दिव्या मुस्कुराते हुए उसे रोटी खिलाती है। खाना खत्म करने के बाद दिव्या बर्तन पैक कर रही है और दिनेश अपने पापा को फोन करके पूरी बात बताता है और कहता है कि वह आज रात ही रुकेगा। दिनेश दिव्या से, चाय पियोगी? दिव्या, हम। दिनेश कैंटीन में चाय लेने चला जाता है, तभी वहां मयंक आ जाता है। मयंक, आंटी जी कैसी हैं दिव्या? दिव्या मयंक को देखकर घबरा जाती है, उसे डर है कि मयंक को देखकर दिनेश फिर से गुस्सा हो जाएगा। मयंक, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सब ठीक तो है ना? दिव्या, हाँ हाँ सब ठीक है, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा मतलब तुम्हें किसने बताया? मयंक, रिलैक्स यार, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने यहाँ आकर कोई गुनाह कर दिया है। मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रुकूं तो मैं चला जाता हूँ। दिव्या अब तक संभल जाती है और कहती है कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि मम्मी अंडर ऑब्जर्वेशन है तो जरूरत ही नहीं है। तभी दिनेश चाय लेकर आता है। मयंक को देखकर जल भुन जाता है। मयंक जब दिनेश को देखता है और गुड इवनिंग कहता है, दिनेश दिव्या को चाय पकड़ाता है और मयंक की ओर देखकर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मयंक,
मैं तो आंटी जी का पता लेने आया था। दिनेश, पता ले लिया ना, अब जाओ। मयंक, मैं सोच रहा था कि दिव्या अकेली यहाँ कैसे मैनेज करेगी, तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ। दिनेश, तुम्हें दिव्या की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम संभालो। दिव्या डर जाती है कि मामला गर्म ना हो जाए, इसलिए वह मयंक से कहती है कि तुम जाओ, यहाँ दिनेश है मेरे साथ, वह संभाल लेगा। मयंक एक पल के लिए रुकता है, फिर बाय बोलकर चला जाता है। दिव्या दिनेश से, चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। दोनों चाय पीते हैं, पर दिनेश इस दौरान कोई बात नहीं करता। दिव्या ही हिम्मत करके पूछती है, क्या सोच रहे हो? दिनेश, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। दिव्या, तुम चुप चुप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दिनेश दिव्या की तरफ देखकर, दिव्या तुम बहुत थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो, सुबह बात करते हैं। दिव्या, पर मुझे नींद नहीं आ रही। दिनेश, तब भी थोड़ी देर वैसे ही लेट जाओ, मैं नीचे हूँ, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। कहकर नीचे चला जाता है। दिव्या वहीं बेंच पर लेट जाती है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है। दिनेश 2-3 बार आकर देख जाता है। सुबह दिनेश चाय लेकर आता है और दिव्या को जगाता है। दिव्या, मैं मम्मी को देख कर आती हूँ। नर्स बताती है कि उसकी मम्मी को होश आ गया है, अब ठीक है वो, बस डॉक्टर एक बार चेक कर लें, फिर उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दिव्या को तसल्ली हो जाती है। वह दिनेश को बताती है, दिनेश, मुझे पता है दिव्या, मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, तुम चाय पियो। थोड़ी देर में डॉक्टर चेकअप करते हैं और वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कह देते हैं। दिनेश, दिव्या ऐसा करो, मैं भी 1-2 घंटे और यहाँ रुका हूँ, तुम घर जाकर चेंज कर लो और कोई ज़रूरी सामान लाना हो तो ले आओ। तुम आओगी उसके बाद मैं चला जाऊँगा, मुझे ऑफिस भी जाना है। दिव्या ठीक है कहकर चली जाती है। 2 घंटे बाद जब दिव्या वापस आती है तो उसकी मम्मी वार्ड में शिफ्ट हो चुकी होती हैं और दिनेश उनके पास बैठा कुछ बात कर रहा है। दिव्या आते ही अपनी मम्मी से लिपट जाती है, रोने लगती है। तो दिनेश, तुम्हें रोने के अलावा और कोई काम नहीं है? ठीक तो है आंटी जी, अभी तो मुझसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। आंटी जी आप ना कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार करती हैं इससे, रोतड़ू बना दिया है इसे। दिव्या, तुम्हें मैं रोतड़ू दिखाई देती हूँ? दिनेश, और नहीं तो क्या, अभी तो आई हो, कोई हालचाल तो पूछा नहीं, सीधे रोने लग गई। दिव्या, हाँ तो मैं डर गई थी। दिनेश, क्यों डर गई थी आप मैडम जी? दिव्या, अरे ये क्या बात हुई, मम्मी बीमार होकर हॉस्पिटल में बैठी हैं और मैं डरूं भी ना। दिनेश, हाँ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर भी तो होते हैं जो बीमार लोगों का ही इलाज करते हैं। दिव्या, तुम्हारा कोई पिछले जन्म का बैर है क्या? मुझसे उलझते ही क्यों रहते हो, मेरी हर बात के विरुद्ध ही हो जाते हो। दिनेश, बैर तो नहीं है, पर जब तुम ऐसे गुस्सा होती हो तो और तुम्हारा चेहरा ऐसे टमाटर की तरह लाल हो जाता है ना, तब तुम बहुत ही क्यूट लगती हो, बस वो क्यूटनेस देखने के लिए ही उलझता हूँ, समझी? और हाँ, अगर तुम्हें इस बात से ऐतराज है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुम्हें ऐसे ही छेड़ूंगा मोटी। अच्छा आंटी जी मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, कहकर बिना दिव्या की तरफ देखे चला जाता है। मम्मी, तुम्हें पता है ना, वो जानबूझकर तुम्हें चिढ़ाता है, तो तुम क्यों गुस्सा करती हो? तुम्हें बहलाना चाहता है और तुम हो कि उससे झगड़ा करती रहती हो। दिव्या, चलिए आप सो जाइए, थक जाएंगी, और खुद भी बेंच पर बैठ जाती है और दिनेश की बातें सोचती रहती है। फिर वह उसे एक सॉरी और एक स्माइली का मैसेज भेजती है। दिनेश भी उसे रिटर्न मैसेज भेजता है कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आप मुस्कुराए। दिव्या मुंह में बड़बड़ाते हुए, ये कभी नहीं सुधरेगा। तभी उसके फोन में मैसेज रिंगटोन बजती है। दिव्या फोन चेक करती है तो दिनेश का मैसेज है। दिनेश, हाँ बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। दिव्या हैरान होकर फोन कर देती है और अभी उसने कुछ कहा नहीं, पर दिनेश पहले ही बोल पड़ता है, हम मिस कर रही थी मुझे। दिव्या, मैं क्यों मिस करूंगी तुम्हें? दिनेश, तो फिर फोन क्यों किया? अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ मुझे वहां से आए हुए। दिव्या, मैंने तो बस ये पूछना था कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने ये कहा कि तुम नहीं सुधरोगे। दिनेश हंसते हुए, जानी इसे ही तो दोस्ती कहते हैं। दिव्या, हाँ सारी दोस्ती तो तुम्हें ही निभानी आती है, हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आती, पर वक्त आने पर बता दूंगी कि दोस्ती क्या होती है। दिनेश, अरे दिव्या घबरा कर, क्या हुआ, ठीक तो हो ना तुम? दिनेश, बड़ी भारी थी, लग गई। दिव्या, क्या लग गई, कहाँ लगी चोट, बताओगे भी? दिनेश, वो तुम्हारी दोस्ती वाली बात बहुत भारी थी, सीधे दिल पर लग गई। हंसने लगता है। दिव्या गुस्से में, दिनेश तुम ना पिटोगे मुझसे। दिनेश, ठीक है 1 मिनट है तुम्हारे पास, पीट लो। दिव्या, 1 मिनट, ठीक है, तो ये 1 मिनट शाम को तुम्हारे आने पर ही शुरू होगा। और बिना दिनेश की बात सुने फोन काट देती है।
और सोचती है कि अब शाम को पिटेगा ये मुझसे। उधर दिनेश हेलो हेलो ही कहता रह जाता है और सोचता है कि अब उन हथौड़ों से कौन बचाएगा। शाम को जैसे ही वह दिव्या के पास पहुंचता है और आंटी जी का हाल चाल पूछकर दिव्या की तरफ देखता है तो दिव्या अपने दोनों हाथों को दिखाती है और दिनेश को इशारा करती है। दिनेश, शर्म नहीं आती? इंसान थका हारा भूखा प्यासा ऑफिस से सीधा यहाँ आया है, उसे पानी बानी पूछना आता है कि नहीं? देख लीजिए आंटी जी। आंटी दिव्या को डांटते हुए, बच्ची हो क्या, पानी क्यों नहीं देती उसे? दिव्या मुंह बनाते हुए पानी देती है और दूसरी साइड पर बैठ जाती है। दिनेश पानी पीकर आंटी से पूछता है कि छुट्टी कब मिलेगी यहाँ से? आंटी जी, कल मिल जाएगी। दिनेश, ठीक है, आप आराम कीजिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कैंटीन चलें दिव्या? दिव्या, चलो। दोनों कैंटीन जाते हैं और वहाँ दिनेश 2 कप कॉफ़ी और कुछ सैंडविच ऑर्डर करता है और दोनों आकर सीट पर बैठ जाते हैं। दिव्या, और बताओ कैसा रहा आज का दिन? दिनेश, ठीक था, कुछ खास तो नहीं। दिव्या, कुछ खास नहीं था तो ठीक है, खास हम बना देंगे। दिनेश, कैसे? अब दिनेश तो दिनेश ठहरा, उसे कहाँ सुबह वाली बात शाम तक याद रहने वाली थी। पर दिव्या मैडम भी कुछ कम नहीं, वह उसे भूलने नहीं देंगी। दिव्या, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? सस्पेंस है, पहले तुम अपनी पेट पूजा कर लो। दिनेश उत्सुकता से, अच्छा कोई हिंट तो दो। दिव्या, हिंट चाहिए तो ठीक है, क्योंकि हम दोस्त हैं और तुम मेरा ध्यान भी तो रखते हो, मुझे इतनी अच्छी तरह से समझते भी हो कि मेरे बिना कहे ही तुम्हें मेरी हर तकलीफ का पता चल जाता है, तो उसके बदले में मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहूँगी। दिनेश, ये जो तुमने इतना सारा बताया, ये हिंट था? इससे अच्छा तो मैं सरप्राइज का ही इंतजार कर लेता। दिव्या खींचते हुए, तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, किसी भी बात का गुड़ गोबर करने में तुमने डिग्री हासिल की हुई है। तभी वेटर सैंडविच लेकर आता है। दिनेश, अच्छा छोड़ो, तुम ये खाओ, और खुद भी खाने लगता है। खाने के बाद दिनेश दिव्या से पूछता है कि वो तुम्हारा गिफ्ट सुबह वाला तो नहीं? दिव्या, हम इंटेलिजेंट हो। दिनेश, पहले भूख लगी थी ना, तो दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो 1 मिनट तो सुबह के लिए ही मिला था, अब तो उसका समय खत्म हुआ। दिव्या उदास सा मुंह बनाकर, अच्छा अब कोई चांस नहीं है? दिनेश, बिल्कुल नहीं। दिव्या, चलो फिर चलते हैं। दोनों ऊपर चले जाते हैं। तभी दिनेश के पापा का फोन दिव्या को आता है और वे उसकी मम्मी का हाल चाल पूछते हैं तो दिव्या उन्हें बताती है कि वे ठीक हैं और कल छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है कहकर फोन काट देते हैं। अगले दिन दोपहर को छुट्टी मिलती है। सारी फॉर्मेलिटीज दिनेश पूरी करता है और घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। आंटी को कमरे में सुलाकर दिनेश बाहर आकर सोफे पर बैठ जाता है और दिव्या से कहता है कि दिव्या यार, थक गया हूँ, जल्दी से कॉफी बना दो। दिव्या, मैगी खाओगे? दिनेश, मैं तो खा लूंगा, तुम इतना काम कर लोगी, थक तो नहीं जाओगी? दिव्या, हाँ थक तो जाऊंगी, एक काम करना, तुम बाद में मेरे हाथ और टांगे दबा देना। दिनेश हैरान होकर, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? तुम बड़े आराम से बात कैसे कर रही हो? तुम दिव्या ही हो ना, कोई भूत व्रत तो नहीं? दिव्या उसे एक धौल जमाते हुए, भूत दिखाई दे रही हूँ मैं तुम्हें, अभी बताती हूँ, कहकर जैसे ही उठकर मारने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधी दिनेश की बाहों में गिर जाती है। दिनेश और वह एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर दिनेश कहता है कि मोटी उठ जाओ, अब मेरा दम घुट रहा है। दिव्या झेंप कर उठ जाती है और सीधे किचन में चली जाती है और 10 मिनट बाद मैगी और कॉफ़ी लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। दिनेश सोफे पर सिर टिकाकर आंखें बंद करके बैठा है। दिव्या को लगा कि वह सो रहा है। वह उसे एकटक देखती रहती है और फिर धीरे से जाकर उसके माथे पर किस कर देती है। दिनेश मुस्कुराने लगता है। दिव्या झेंप कर, मुझे लगा कि तुम सो रहे हो। दिनेश, तो ये मेरे सो जाने का गिफ्ट है, मैं दोबारा सो जाता हूँ। दिव्या, चुपचाप कॉफ़ी पियो, ठंडी हो जाएगी। दिनेश अपने घर चला जाता है। अगले कुछ दिन वह रोज शाम को दिव्या के घर आता है और आंटी को हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाता है। दिव्या ऑफिस नहीं जा रही है तो उसका काम भी खुद देख रहा है। और हाँ, सबसे बड़ा काम जो उसने किया कि मैंक को एक प्रोजेक्ट की तैयारी करने के लिए 15 दिन के लिए बेंगलुरु भेज दिया। 10 दिन हो गए। दिनेश इतना बिजी था कि उसे प्रिया का ध्यान भी नहीं आया और प्रिया ने भी दिनेश को कांटेक्ट नहीं किया। रविवार को सुबह जब दिनेश की नींद खुलती है तो वह ऐसे ही लेटा होता है तो उसे प्रिया की याद आ जाती है। वह सोचता है कि इतने दिन से प्रिया का कोई फ़ोन नहीं आया, वह यहाँ हो और मुझसे कांटेक्ट ना करे, ऐसा तो नामुमकिन है। दिनेश प्रिया को फ़ोन करता है, रिंग जाती है
पर वह फ़ोन नहीं उठाती। दिनेश अब अपनी डेली रूटीन में बिजी हो जाता है। दिनेश ऑफिस चला जाता है। वहाँ प्रिया का फ़ोन आ जाता है। प्रिया, हेलो दिनेश, कैसे हो? दिनेश, अच्छा हूँ, तुम कहाँ हो? इतने दिन से कोई अता पता नहीं। सुबह भी मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने उठाया नहीं। प्रिया, तुम कुछ भूल रहे हो। अब मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं वक्त बेवक्त तुमसे बात नहीं कर सकती। सुबह मेरे पति घर पर होते हैं, कितना काम होता है, नाश्ता बनाना, कपड़े प्रेस करना, वगैरह वगैरह। दिनेश, हम अब काम काज वाली हो गई हो। ठीक है, मुझे पापा बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। प्रिया, दिनेश एक मिनट, तुम मत करना फ़ोन, मैं खुद ही समय देखकर तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। दिनेश कुछ नहीं कहता और फ़ोन रखकर सोचता है, असल में आज प्रिया पराई लग रही है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रामू उसे बुलाने आ जाता है कि बड़े साहब आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। दिनेश अपने आंसू पोंछता है और मीटिंग के लिए चला जाता है। मीटिंग से आकर जैसे ही दिनेश अपनी सीट पर बैठता है, तभी उसे दिव्या का फ़ोन आ जाता है। दिनेश, हेलो दिव्या, कहाँ हो तुम? दिनेश, ऑफिस में। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आंटी जी कैसी हैं? दिव्या, सब ठीक है। आज तो रविवार है ना, आज भी ऑफिस, कुछ खास काम था? दिनेश, हाँ, जरूरी मीटिंग आ गई थी तो आना पड़ा। दिव्या, अच्छा तो कब फ्री हो जाओगे? शाम को आओगे? दिनेश, नहीं दिव्या, आज नहीं आ पाऊंगा, आज काम बहुत है। अच्छा मैं रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, कहकर फोन रख देता है और पुरानी यादों में खो जाता है। क्या क्या सपने देखे थे प्रिया के साथ, सब टूट गए। वह कुर्सी की टेक लगाकर याद करने लगता है कि कैसे सुबह उठकर सबसे पहला काम प्रिया को गुड मॉर्निंग विश करना होता था, नहीं तो पूरा दिन कैसे मुंह फुलाकर बैठी रहती थी। और आज कह रही है कि सुबह सुबह क्यों फोन किया, आज सचमुच मैंने तुम्हें खो दिया प्रिया, कहकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसके मन का गुबार निकल जाता है तो वह उठकर वॉशरूम में जाकर मुंह धोता है और अपने बाल ठीक करके बाहर चला जाता है और न जाने कितनी ही देर गाड़ी में इधर उधर घूमता रहता है। फिर थक हार कर एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसे दिव्या का हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आता है। दिनेश के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी दिव्या अपनी गुलाबी साड़ी का पल्लू लहराती है तो दिनेश को उसके पल्लू का एहसास अपने चेहरे पर महसूस होता है। वह एक झटके से अपनी आंखें खोलता है और दिव्या को पुकारता है, पर ये क्या, दिव्या तो कहीं नहीं है। वह इधर उधर नजर दौड़ाता है पर उसे दिव्या दिखाई नहीं देती। वह सोचता है कि क्या ये उसके मन का वहम है। दिव्या को देखकर मेरे मन की सारी उदासी छूमंतर हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे कि वह मेरे आसपास है। फिर वह दिव्या के साथ बिताए पल याद करता है तो एक सुकून सा उसके चेहरे पर छा जाता है। वह खुद से ही एक सवाल पूछता है कि कहीं मुझे दिव्या से प्यार तो नहीं हो गया। फिर वह खुद ही उत्तर देता है कि नहीं नहीं, दिव्या तो बस मेरी अच्छी दोस्त है। पर अब उसे दिव्या की याद सताने लगती है। वह समय देखता है तो 5:30 बजे हैं और दिनेश कसमकस में है कि जाऊं या ना जाऊं। सुबह तो उसे मना किया था कि मैं नहीं आ सकता। उधर दिव्या का घर में मन नहीं लग रहा। वह सुबह से बाबरी सी बनी इधर उधर डोल रही है, कोई काम ढंग से नहीं कर पा रही है। सब्जी काटने लगी तो छिलके कटोरे में डाल रही है और सब्जी नीचे फेंके जा रही है। उसकी मम्मी ने टोका तो उसे ध्यान आया। जब सब्जी बनाने लगी तो भिंडी में पानी डाल दिया। फिर वह थक हार कर अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है और उसे नींद आ जाती है। वह काफी देर तक सोती रहती है। उसकी नींद इतनी गहरी थी कि फोन की रिंग उसे सुनाई ही नहीं दी। वह साइड बदलती है तो उसे दिनेश दिखाई देता है। दिव्या, तुम सपनों में भी आने लगे, ऐसे खड़े क्यों हो, बैठो ना, और हाथ पकड़कर अपने पास बेड पर ही बिठा लेती है। दिव्या, तुम्हें पता है दिनेश, जब तुमने कहा कि तुम आज नहीं आओगे तो मेरा मन किया कि मैं स्वयं तुम्हारे पास चली जाऊं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ छूट रहा है। दिनेश, पिछले कुछ दिनों से तुमने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, मुझे तो तुम्हारी आदत हो गई है। तुम्हारे बिना एक भी निर्णय लेना अब मुझे कठिन लगने लग गया है। तभी उसका हाथ साइड टेबल पर पड़े गिलास पर लगता है और गिलास नीचे गिर जाता है। वह हड़बड़ाकर उठ जाती है और कहती है कि कौन है। इधर उधर देखने उसकी नज़र नीचे गिरे गिलास पर पड़ती है
तो वह अपने माथे पर हाथ मारती है और गिलास उठाकर टेबल पर रख देती है। अपने कपड़े ठीक करके वह नीचे सीधे अपनी मम्मी के पास जाती है तो उसकी मम्मी, दिव्या क्या हो गया है तुम्हें आज? सुबह से ही खोई खोई घूम रही हो, अब कितनी देर से सोई हुई हो, उठकर नीचे भी अब आई हो। दिव्या, कुछ चाहिए था आपको? मम्मी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए था। दिनेश ने कितने फ़ोन किए, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। दिव्या फ़ोन चेक करती है तो 10 मिस्ड कॉल देखकर सोचती है कि इतनी गहरी नींद कैसे आ गई कि फ़ोन की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। मम्मी, अब क्या सोच रही हो? वो बेचारा बदहवास सा दौड़ा आया कि फ़ोन नहीं उठा रही थी कि पता नहीं सब ठीक भी है कि नहीं। दिव्या हैरान होकर, दिनेश यहाँ आया था तो मुझे जगाया क्यों नहीं? मम्मी, गया तो था ऊपर तुम्हें जगाने के लिए, पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सो रही थी कि तब भी नहीं उठी। दिव्या अपने आप से ही, दिनेश सच में ऊपर आया था, मतलब वह सपना नहीं था। हे भगवान, मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया, वह क्या सोचता होगा मेरे बारे में। मम्मी, अब कहाँ खो गई, उसे फ़ोन तो करो, कोई ज़रूरी काम होगा तभी तो आया था। दिव्या हम कहकर फ़ोन करती है पर दिनेश फ़ोन उठाता नहीं। अगले दिन से दिव्या ऑफिस जाने लगती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि दिनेश बेंगलुरु चला गया है। वहां के प्रोजेक्ट का काम मयंक से बिगड़ गया था। दिव्या मायूस हो जाती है, फिर सोचती है कि 2-4 दिन की ही तो बात है, आ ही जाएगा, और वह अपने काम में जुट जाती है। शाम को जब वह घर पहुंचती है तो वहां मयंक और उसकी मम्मी बैठे होते हैं। वह आंटी को नमस्ते और मयंक को हेलो बोलती है। दिव्या, मयंक तुम कब आए? मयंक, आधा घंटा हो गया, चाय हम लोगों ने पी ली है, चाय तुम्हारी साथ वाली आंटी ने बना दी थी। दिव्या, बेंगलुरु से कब आए? मयंक, आज दोपहर को ही पहुंचा हूँ। ये दिनेश पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, जब देखो बिना बात के रौब डालता रहता है, गुस्सा तो उसकी नाक पर ही रहता है हमेशा। मुझसे तो जैसे पिछले जन्म का बैर है उसका, मुझे तो देखते ही खा जाने को दौड़ता है। दिव्या गुस्से को काबू करते हुए, काम उसका पैशन है मयंक, काम में लापरवाही उससे सहन नहीं होती, चाहे उसके सामने कोई भी क्यों ना हो, वह सबको डांट देता है। इसलिए अगर उसकी डांट से बचना है तो काम को जिम्मेदारी से करना सीख लो। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। जैसे ही वह बाथरूम से बाहर निकलती है, मयंक उसके बेड पर बैठा उसकी तस्वीर देख रहा होता है। दिव्या को गुस्सा आ जाता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरे बेडरूम तक आ गया। दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ ऐसे मेरे रूम में आने की? मयंक, अरे तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। अरे भाई, दोस्त हूँ तुम्हारा, कुछ बात करनी थी इसीलिए चला आया। दिव्या, ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी कि मेरा नीचे आने का इंतजार भी नहीं कर सकते थे? मयंक उठकर दिव्या के पास चला जाता है, इतने पास कि दिव्या को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। दिव्या अब घबरा जाती है, उसे मयंक के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, पर फिर भी वह साहस करके पूछती है कि जो बात करनी है जल्दी कहो और जाओ यहाँ से। मयंक, तुम्हारा मनपसंद रंग कौन सा है? दिव्या हैरान होकर, सच में ये पूछना था तुमने? मयंक, पूछना तो कुछ और था, पर फिलहाल इसी का उत्तर दे दो। दिव्या, पिंक रंग पसंद है, बस अब जाओ। मयंक दिव्या को हैरान परेशान सा छोड़कर चला जाता है। दिव्या सोचती है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। नीचे पहुंचते ही वह अपनी मम्मी को लेकर घर चला जाता है। दिव्या जब नीचे जाती है तो उसकी मम्मी, क्या कहा तुमने मयंक को? नाराज सा लग रहा था, फटाफट चला गया। दिव्या, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे, और आपको क्या हो गया है, आपने उसे ऊपर क्यों भेज दिया? मम्मी, तो क्या हुआ जो ऊपर भेज भी दिया? तुम्हारी शादी की बात चल रही है उसके साथ, तुमसे अकेले में मिलकर जानना चाहता था कि तुम्हारी क्या राय है। दिव्या हैरान होकर, शादी की बात, और वह भी मयंक के साथ? आपको तो पता है ना कि मैं दिनेश से। मम्मी गुस्से से, क्या दिनेश दिनेश लगा रखी है? कितने समय से सुन रही हूँ तुम्हारा ये दिनेश पुराण, ना तो वह और तुम आपस में कोई बात करते हो। मुझे नहीं लगता वह तुम्हें दोस्त से ज्यादा कुछ मानता है। दिव्या रोने लग जाती है। मम्मी, रो मत दिव्या, मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ, पर तुम भी तो समझो, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी। मैं जीते जी तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ, अगर अभी मुझे कुछ हो जाता तो।
मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तुम्हारी शादी करके मैं सुकून से मरना चाहती हूँ। बस अब मेरी मर्जी चलेगी और मैं इस विषय पर तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली। 2 दिन है तुम्हारे पास, अच्छी तरह सोच लो और अपने को तैयार कर लो। दिव्या रोते हुए ऊपर चली जाती है। वह दिनेश से बात करना चाहती है, पर क्या बात करे। अगर दिनेश ने भी कोई ढंग का जवाब नहीं दिया तो उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा। ऐसे ही रोते रोते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन उसको बुखार आ जाता है तो वह ऑफिस नहीं जाती। पूरा दिन बिना खाए पिए वह अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। मेड भी कितनी बार बुलाने आई पर वह नीचे नहीं आई। शाम को मयंक उसके कमरे में खाना लेकर आता है। दिव्या का मुंह दूसरी तरफ होता है। मयंक, दिव्या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? दिव्या, तुम क्यों आए हो? मयंक, मैं नहीं आया, मुझे बुलाया गया है। दिव्या, किसने बुलाया है तुम्हें? मयंक, तुम्हारी मम्मी ने। कह रही थी कि तुम कल से नीचे नहीं आई, कुछ खाया भी नहीं, तो वो तो ऊपर आ नहीं सकती। और मेड की बात तुमने नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। चलो बातें तो होती रहेंगी, तुम पहले ये खाना खा लो। दिव्या गुस्से में, मुझे नहीं खाना, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे हर बात पर किसी के सहारे की जरूरत हो। मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खुद ही खा लूंगी, जाओ तुम यहाँ से। मयंक, मुझे पता है कि तुम बच्ची नहीं हो, पर तुम्हारी हरकतें किसी समझदार इंसान की तरह तो नहीं लग रही। दिव्या, मैंने कौन सी बेवकूफ़ी वाली बात की है? मयंक, बेवकूफ़ी तो नहीं, पर बचपने वाली बात तो की है ना। तुम किस बात पर गुस्सा हो, शादी की बात से या मुझसे शादी की बात से? दिव्या थोड़ा झेंपते हुए, मेरे गुस्से की वजह ये नहीं है मयंक, मैं अभी इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मयंक, ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम स्वार्थी हो रही हो? तुम आंटी जी की हालत देखो, उनके नज़रिए से सोचो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वे सही तो कह रही हैं। एक तो वे बीमार हैं, ऊपर से तुम उनको मानसिक तौर पर भी परेशान कर रही हो। कल से नीचे नहीं गई, वे कैसी हैं तुमने उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझा। इस बात से उन्हें कितना दुख पहुंचा है इसका अंदाजा भी है तुम्हें। मैं जब पहुंचा तो रो रो कर आंखें सुजा रखी थी उन्होंने, कितनी मुश्किल से उन्हें चुप कराया है मैंने। उन्होंने भी कल से कुछ नहीं खाया और ना ही दवाई खाई है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहकर मयंक चुप हो गया और अब दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है। ये क्या कर दिया मैंने? सच में मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। मेरे दिमाग में ये सारी बातें क्यों नहीं आई? वह उठकर खड़ी हो जाती है। तभी मयंक कहता है, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? दिव्या, मम्मी के पास जा रही हूँ। मयंक, ऐसे जाओगी? जरा चेहरा तो देखो अपना, कैसे उतरा हुआ है। मैं नीचे जाता हूँ, तुम थोड़ा ठीक होकर मुस्कुराते हुए ही नीचे आना, ठीक है? मयंक नीचे चला जाता है और दिव्या मुंह धोकर नीचे जाती है तो मम्मी को देखकर दुखी हो जाती है और उनके गले लगकर खूब रोती है और बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। दिल खोलकर रो लेने के बाद वह सबके लिए खाना लेकर आती है और खाना खाने के बाद मयंक चला जाता है और दिव्या मम्मी को दवाई खिलाकर उनकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। दोनों कितनी देर ऐसे ही चुप बैठे रहते हैं। फिर दिव्या की मम्मी ही बात करती हैं, तो क्या सोचा तुमने मयंक के बारे में? दिव्या, कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं से क्या मतलब? मैंने जवाब देना है उनको। दिव्या, इतनी भी जल्दी क्या है? मम्मी, तुझे ना हो जल्दी पर मुझे है। दिव्या थोड़ा खींचते हुए, किस बात की जल्दी है आपको? जरा मुझे भी तो पता चले। मम्मी, है जल्दी तो बस है, अब ज़्यादा बहस मत करो मुझसे। वैसे भी तुम्हारी हाँ अब ज़्यादा मायने नहीं रखती मेरे लिए। मैं जैसा चाहती हूँ अब तुम्हें वैसा ही करना होगा। दिव्या उठकर बैठ जाती है और आंसू भरी आंखों से पूछती है कि आप जबरदस्ती करेंगी मेरे साथ? अब मैं इतनी बोझ लगने लगी हूँ आपको कि आप मुझे बस इस घर से निकाल देना चाहती हैं? कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। मम्मी, बात घर से निकालने की नहीं है, अब ये जरूरी हो गया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। एक तो मेरी तबीयत और दूसरे लोगों की सवालिया नजरें, कोई मुंह पर नहीं कहता, पर लोगों को शायद लगता होगा कि मैं स्वार्थी होकर तुम्हें अपने पास बिठाकर बैठी हूँ अपनी सेवा करवाने के लिए। दिव्या, आप कब से लोगों के बारे में सोचने लग गईं? मम्मी खींच कर, और तुम कब से मुझसे ऐसे बहस करने लग गईं? मुझे हाँ में जवाब चाहिए बस। दिव्या को तो आज अपनी मम्मी अपनी सी नहीं लग रही थी। हैरान होकर पूछती है, ऐसा क्या हो गया और ऐसा कौन सा जादू कर दिया है मयंक ने आप पर कि आपको ऐसा लगने लग गया कि दुनिया में बस यही आपका आज्ञाकारी और कमाऊ लड़का बच गया है कि बस मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए? मम्मी,
ज्यादा बातें मत बनाओ, उत्तर दो मुझे। दिव्या विवश होकर, जब आपने अपने मन का करने का ठान ही लिया है, मेरी सुननी ही नहीं है, तो जो मन आए करो, कहकर किचन में चली जाती है और उसकी मम्मी मयंक को फोन कर देती हैं कि दिव्या ने हाँ कर दी है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके सगाई का मुहूर्त निकलवा लो। ये कहकर फोन कट कर देती है और सुकून की सांस लेती हैं। दिव्या किचन में खड़ी सारी बात सुन लेती है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह दिनेश को याद करती हुई कहती है, कहाँ हो तुम दिनेश, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा और तुम भी फोन नहीं कर रहे। मैं फंस चुकी हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। रात तो दिव्या की रोते रोते निकल जाती है। सुबह जब मम्मी को नाश्ता करवाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है, वह भी किसी से कोई बात नहीं करती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती है। मयंक भी उससे कोई बात नहीं करता। शाम को जब वह घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी बताती हैं कि सगाई के लिए परसों का दिन निर्धारित किया गया है पंडित जी ने। दिव्या हैरान होकर, परसों इतनी जल्दी? वह मन में सोचती है कि मैंने तो इसलिए हाँ कर दी थी कि हफ्ता 10 दिन निकल जाएंगे, तब तक दिनेश भी आ जाएगा और कोई ना कोई हल निकल ही जाएगा। इनको पता नहीं किस बात की जल्दी पड़ी है। मम्मी यही सोच रही हो ना कि इतनी जल्दी सारी तैयारी कैसे होंगी? तो चिंता मत कर, ये देखो तुम्हारे लिए पिंक कलर का लहंगा और श्रृंगार का सारा सामान उन्होंने भेज दिया है और बाकी की सारी तैयारी भी वही लोग कर लेंगे। छोटा सा तो कार्यक्रम है, यहीं घर पर ही तो करना है। कितने भले लोग हैं, खुद ही कहने लगे कि आप ठीक नहीं रहती तो कहाँ भाग दौड़ करेंगी, यहीं घर पर ही सगाई कर लेते हैं। और हाँ, कल ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, छुट्टी कर लेना। दिव्या सवालिया नजरों से देखती है तो उसकी मम्मी खुद ही कहने लगती हैं कि तुम तो पार्लर जाओगी नहीं, इसलिए पार्लर वाली को ही घर पर बुला लिया है, वह सुबह 10 बजे आ जाएगी। दिव्या, मम्मी आप ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड बनती जा रही हैं, ऐसा भी क्या हो गया? गुस्से से, मुझे नहीं करवाना पार्लर वालर से कुछ, मैं तो सुबह ऑफिस जाऊंगी, कहकर अपने रूम में चली जाती है और मुंह में ही बड़बड़ाती है कि पार्लर वाली को घर पर बुला लिया है। ये अजीब जबरदस्ती है। कमरे में जाकर दिनेश को कॉल करती है पर उसका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा है। अब उसे दिनेश पर भी गुस्सा आने लगता है और अपनी बेचारगी पर रोना। थोड़ी देर बाद वह नीचे आती है और बेमन से खाना खाती है और बिना कोई बात किए वापस कमरे में चली जाती है। कितनी देर वह खिड़की के पास बैठी तारों को देखती रहती है, फिर वहीं बैठे बैठे वह सो जाती है। अगला दिन सारा तैयारियों में निकल जाता है। दिव्या को उसकी मम्मी ऑफिस जाने नहीं देती, इसलिए उसे पार्लर वाली के साथ ही रहना पड़ता है। न जाने कितनी ही बार दिव्या की आंखों में आंसू आए, पर कोई उसकी तड़प को समझने वाला नहीं। सगाई के कार्यक्रम में जिन मेहमानों को बुलाया गया था वे दोपहर को ही पहुंच गए। सब आपस में ही हंसी मजाक कर रहे हैं, पर उस माहौल में दिव्या का दम घुट रहा है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं कि दिव्या तुम जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, नहीं तो शाम को थकी हुई दिखाई दोगी। दिव्या यही तो चाहती थी। वह जल्दी से अपने कमरे की ओर चली गई। वहां जाकर उसने फिर से दिनेश को फोन किया। बेल भी गई पर दिनेश ने उठाया नहीं। दिव्या ने 2-3 बार और ट्राई किया लेकिन दिनेश ने नहीं उठाया। दिव्या ने सोचा कि जब मिस्ड कॉल देखेगा तब तो करेगा। कितनी ही देर तक वह इंतजार करती रही पर नतीजा 0। और इतने में उसकी सगाई के लिए तैयार होने का समय हो गया और लड़कियां उसे तैयार करने के लिए पहुंच गईं। दिव्या का मन किया वह कहीं भाग जाए, पर उसे बेमन से तैयार होना पड़ा। जैसे ही वह तैयार हुई तभी नीचे मयंक और उसके परिवार वाले पहुंच गए। सभी लोग उनकी खातिरदारी में लग गए। उधर दिनेश वापस घर पहुंचता है तो उसे अपने पापा दिखाई नहीं देते। नौकर को भी कुछ पता नहीं होता। वह पापा को फोन करता है तो पापा, हेलो दिनेश, कैसे हो बेटा? दिनेश, मैं ठीक हूँ पापा, आपको पता था कि मैं पहुंचने वाला हूँ, आप फिर भी घर नहीं पहुंचे। पापा, हाँ मुझे पता था, लेकिन मुझे यहाँ दिव्या के घर आना था तो मैं चला आया। ऐसा करो तुम भी जल्दी से तैयार होकर यहाँ पहुँच जाओ। दिनेश, दिव्या के घर क्यों, सब ठीक तो है ना वहाँ? आंटी जी, पापा उसकी बात काट कर, अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ, वे ठीक हैं। वो तो आज दिव्या की सगाई है मयंक के साथ, तो इसलिए निमंत्रण दिया है उन्होंने। तुम भी आ जाओ जल्दी, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है। दिनेश के हाथ से फोन गिर जाता है। वह वहीं सोफे पर धम्म से बैठ जाता है। दिव्या की सगाई और फिर शादी, उसके दिमाग में पिछले कुछ दिनों की घटनाएं तेजी से घूम जाती हैं। दिव्या का मासूम चेहरा याद आते ही वह झट से उठता है और गाड़ी दिव्या के घर की ओर दौड़ा देता है। सारे रास्ते उसे दिव्या के साथ बिताए पल याद आते हैं, कॉलेज से लेकर अब तक।
इन पलों में उसे दिव्या के साथ हमेशा वह खुद ही दिखाई देता है। वह लड़का जिसे दिव्या पसंद करती है, कौन था वो? मैंने कभी दिव्या को मेरे सिवा किसी और से बात करते तो देखा नहीं। कहीं वह लड़का मैं तो नहीं? उस दिन नींद में भी तो वह कुछ ऐसा ही कह रही थी। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं, उसके प्यार को समझ ही नहीं पाया। लेकिन मयंक का चक्कर कुछ समझ नहीं आया। ये तो उस दिन नीलिमा के साथ प्यार भरी बातें कर रहा था। इसकी सच्चाई तो आज मैं जान कर ही रहूंगा। ये सब सोचते सोचते दिव्या के घर के बाहर पहुंच जाता है। गाड़ी पार्क करके घर के अंदर जाकर सीधा मयंक के पास पहुंचकर उसका कॉलर पकड़कर उसे एक मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या चक्कर है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्या के साथ सगाई करने की? मयंक, सर कॉलर छोड़िए। दिव्या और उसकी मम्मी ने हाँ की है सर। दिनेश, उसकी हाँ से क्या होता है? सब लोग हैरान होकर अब दिनेश की ओर देखने लग जाते हैं। दिनेश को अपनी गलती का पता चल जाता है। उसे सुधारते हुए, मेरा कहने का मतलब है कि कौन सा तुम्हें जानते हैं, कितने बड़े बहरूपिये हो तुम। आंटी जी, इसका तो और लड़कियों के साथ भी चक्कर है। मयंक घबराते हुए, कसम से मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं है। दिनेश, तो उस दिन छत पर नीलिमा के साथ क्या कर रहे थे? मयंक, वो मैं तो। दिनेश, बस निकल गई सारी हवा। तभी आंटी बीच में ही बोल पड़ती हैं, बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है? शादी से पहले तो सबका ही किसी न किसी के साथ चक्कर होता ही है। दिनेश हैरान होकर आंटी की ओर देखता है और कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं? एक माँ होकर ऐसे कह रही हैं? मुझे यकीन नहीं होता, पर माफ़ कीजिएगा, आपको चाहे फर्क ना पड़े पर मुझे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आंटी, बात को मत बढ़ाओ तुम। सही कहा तुमने, मैं माँ जरूर हूँ पर मैं भी मजबूर हूँ। मेरी हालत तुमसे छुपी तो नहीं है ना? ना मैं उठ सकती हूँ ना मैं कहीं जा सकती हूँ। मैं पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हूँ। ऐसे में कहाँ जाऊँ मैं अच्छा रिश्ता ढूंढने? और फिर घर बैठे ऐसा अच्छा रिश्ता आ जाए तो मैं क्यों ये मौका हाथ से जाने दूँ? दिनेश, मैं समझता हूँ आपकी बात, पर मैं इस बात से सहमत नहीं कि ये रिश्ता अच्छा है। दिव्या कैसे हाँ कर सकती है इस रिश्ते के लिए? मुझे विश्वास नहीं होता। दिनेश मयंक से, चलो तुम तो निकलो अब, कहकर उसकी बाजू पकड़कर बाहर निकालने ही वाला होता है कि तभी आंटी उसे रोक देते हैं। आंटी, दिनेश, तुम मयंक को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। बस करो अब, बहुत तमाशा बना लिया तुमने। सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। दिनेश, ये सगाई तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मैं दिव्या के साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। वह सिर्फ मेरी है, मैं प्यार करता हूँ उससे। ऐसे ही किसी ऐरे गैरे के साथ आप उसको जबरदस्ती नहीं बांध सकती। है कहाँ वो? इतना सब हो रहा है और वह सामने क्यों नहीं आ रही है? तभी किसी की आवाज आई कि वह अपने कमरे में है। दिनेश जल्दी से दिव्या के कमरे की ओर जाता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर जाता है, दिव्या टेबल पर सर रखकर सोई हुई है। दिनेश हैरान कि ये कोई वक्त है सोने का, वो भी ऐसे। वह आवाज लगाता है, दिव्या। दिव्या का कोई जवाब नहीं। वह उसके पास जाता है। दिव्या के हाथ के नीचे एक चिट्ठी पड़ी है। दिनेश उसे पढ़ता है, प्यारी मम्मी जी, मुझे नहीं पता कि मेरा ये कदम सही है या गलत, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि यहाँ मैं स्वार्थी बन रही हूँ। मैं आपके दबाव में आकर मयंक से शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर मैं दिनेश से प्यार करती थी और करती रहूंगी। वो चाहे मुझे अपनाए या ना अपनाए, पर मैं अपनी जिंदगी में उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। मैं जा रही हूँ बहुत दूर, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। दिव्या। दिनेश पत्र पढ़कर घबराकर दिव्या को हाथ लगाता है तो दिव्या के हाथ से नींद की गोलियों की शीशी नीचे गिर जाती है। दिनेश दिव्या को बहुत जोर से आवाज लगाता है और उसे लेकर नीचे की ओर दौड़ता है। नीचे सब लोग उसकी आवाज सुनकर घबराकर ऊपर ही आने वाले होते हैं कि दिनेश, हट जाओ सब मेरे पीछे। आंटी, क्या हुआ मेरी बच्ची को? दिनेश मयंक को वह पत्र पकड़ाता है और दिव्या को लेकर सीधे हॉस्पिटल की ओर गाड़ी भगा देता है। जल्द ही डॉक्टर इलाज शुरू कर देते हैं। अभी इलाज चल ही रहा है कि वहां सब लोग पहुंच जाते हैं। दिनेश दिव्या की मम्मी को देखकर ही भड़क जाता है। दिनेश, देख लिया आपने जबरदस्ती करने का अंजाम। अगर आज मेरी दिव्या को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। दिव्या की मम्मी रोने लग जाती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उनकी बच्ची ठीक हो जाए। वो अपने आप को कोसने लगती हैं कि मैंने क्यों जबरदस्ती की उसके साथ। सभी चिंतित होकर बैठे होते हैं। दिनेश कभी इधर तो कभी उधर चक्कर पर चक्कर काट रहा है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलते हैं। दिनेश लपक कर जाता है। दिनेश, दिव्या कैसी है डॉक्टर साहब? डॉक्टर, खतरे से बाहर है, पर अभी आप मिल नहीं सकते। जब उन्हें होश आएगा और पुलिस स्टेटमेंट के बाद ही आप उन्हें मिल सकते हैं।
जब दिव्या को होश आता है तो पुलिस स्टेटमेंट लेने जाती है। इंस्पेक्टर, हाँ जी दिव्या जी बताइए, आपने आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? दिव्या कोई उत्तर नहीं देती। इंस्पेक्टर, आज आपकी सगाई थी ना, कहीं यही वजह तो नहीं आपके नींद की गोलियां खाने की? ये सगाई जबरदस्ती करवाई जा रही थी क्या? इंस्पेक्टर, आप बिना डरे हमें बताइए, कौन आपके साथ जबरदस्ती कर रहा था? दिव्या को लगता है कि बात बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वह झूठ बोलती है। इंस्पेक्टर साहब, कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही थी। इंस्पेक्टर, फिर आपने नींद की गोलियां क्यों खाई? दिव्या, मैंने नहीं खाई। इंस्पेक्टर, तो क्या किसी ने चोरी से खिला दी? दिव्या, नहीं मैं बताती हूँ, मैं कमरे में तैयार होकर बैठी थी, सगाई में अभी समय था तो मम्मी ने मेरे लिए कॉफ़ी भेजी। कॉफ़ी टेबल पर पड़ी थी और दवाई की शीशी ऊपर सेल्फ पर पड़ी थी। मैंने सेल्फ से कुछ सामान उठाया, तभी नीचे कुछ गिरा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सोचा कोई पेन या कोई छोटी सी चीज़ गिरी होगी और मैंने कॉफ़ी पी ली। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर 2 मिनट तक दिव्या को देखता रहा, जैसे उसकी बात की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा हो। इंस्पेक्टर, क्या सच में यही बात है या आप किसी को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही? दिव्या, मैं किसको बचाना चाहूंगी इंस्पेक्टर साहब, घर में मैं और मेरी मम्मी ही रहते हैं। आप मेरी मम्मी से तो मिल ही चुके हैं, वे तो ढंग से चल भी नहीं पाती, ऊपर कैसे आएंगी? इंस्पेक्टर, ठीक है मैडम, तो हम चलते हैं, कहकर चला जाता है। बाहर जो लोग खड़े थे उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस चली जाती है तो सबकी सांस में सांस आती है। दिव्या को रूम में शिफ्ट कर दिया गया है तो मयंक फटाफट उसको मिलने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो दिनेश उसकी बाजू पकड़कर कहता है, ये सवारी किधर चली? चुपचाप बाहर बैठो सब, सबसे पहले मैं जाऊंगा अंदर। आंटी, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। दिनेश, अब बेटी बन गई है वो, तब आपकी ममता कहाँ गई थी जब आप उस पर शादी का दबाव बना रही थी? आंटी की आंखों में आंसू देखकर वह थोड़े प्यार से कहता है, एक बार मैं उससे मिल लूं, फिर आपको बुलाता हूँ, ठीक है? अंदर दिनेश चला जाता है। जैसे ही उसकी नज़रें दिव्या से मिलती हैं तो दिव्या मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। दिनेश उसके पास जाकर बैठ जाता है। काफ़ी देर तक वह ऐसे ही बैठा उसे देखता रहता है। दिनेश थोड़े गुस्से में, इधर देखो दिव्या, वह नहीं देखती। दिनेश कड़क आवाज में, मैंने कहा इधर देखो। वह उसकी बात को अनसुना कर देती है। दिनेश खुद ही उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ करके, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जब उसकी नज़र दिव्या के चेहरे पर पड़ती है तो वह रो रही होती है। दिनेश का सारा गुस्सा हवा हो जाता है और उसकी जगह दर्द छा जाता है। दिनेश प्यार से, ऐसी दोस्ती निभाना चाहती थी तुम, इतनी कमजोर तो नहीं थी तुम कि थोड़ी सी आंधी चली और तुम घबरा गई। दिनेश आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है कि एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, मुझे पता नहीं कि ये सब कैसे और कब हुआ, पर मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उससे अलग होकर दिव्या की आंखों में देखकर, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दिव्या रोते हुए हाँ कर देती है। तभी बाकी सब लोग भी अंदर आ जाते हैं और सब दिव्या को घेर लेते हैं। आंटी, ये तुम क्या करने जा रही थी? तुमने अपनी इस बीमार माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। दिव्या भी रोने लग जाती है। दिनेश के पापा, चुप हो जाओ दिव्या, तुम्हारी तो समझदारी की मैं मिसाल दिया करता था, तुमने ये कैसा नासमझी का काम किया बेटा। तभी दिनेश की नज़र मयंक पर पड़ती है और वह कहता है, पापा ये सारा किया धरा इस मयंक का है, ना ये दिव्या से शादी की बात करता और ना ही दिव्या ये कदम उठाती। इसे तो मैं आज ही नौकरी से निकालता हूँ और ऐसी रिपोर्ट बनाऊंगा ना इसके कहीं और ढंग से नौकरी भी नहीं मिलेगी। मयंक घबरा जाता है और दिनेश के पापा से कहता है कि मैंने क्या किया सर, आप ही समझाइए ना दिनेश सर को। दिनेश के पापा कुछ कहने ही लगते हैं, तभी दिनेश बीच में ही बोल पड़ता है, पापा इसकी बातों में ना आइए, ये एक धोखेबाज इंसान है। मयंक, मैं धोखेबाज नहीं हूँ सर। सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं जाएगी तुम्हारी नौकरी कहीं। सब आवाज की दिशा की ओर देखते हैं तो कमरे के दरवाजे पर प्रिया खड़ी है। दिनेश, प्रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें किसने बताया? प्रिया, मुझे अंकल ने फोन करके बताया। दिनेश, पापा ने? पर उनके पास तुम्हारा नंबर आया कहाँ से? प्रिया, 1 मिनट दिनेश, मैं पहले दिव्या का हाल चाल पूछ लूं, फिर तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी। हाँ तो दिव्या, दिल लगाना तो दिल वालों का काम है, तुम तो बड़ी ही कमजोर दिल की निकली। दिनेश, ये क्या बात कर रही हो प्रिया? मैंने पहले भी देखा है कि तुम दिव्या के साथ ढंग से बात नहीं करती, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? प्रिया,
कुछ भी तो नहीं चल रहा दिनेश। इसने जो थोड़ी देर पहले ये बहादुरी का काम किया है उसी की शाबाशी दे रही। मयंक, प्रिया दीदी बस खत्म कर दो ये सब। इसके चक्कर में सारे रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। दिनेश हैरान होकर, तुम प्रिया को कैसे जानते हो और ये क्या खिचड़ी पक रही है? कोई बताएगा मुझे? प्रिया, मैं बताती हूँ तुम्हें सारी बात। हुआ ये कि जिस दिन तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे और तुमने हद से ज़्यादा शराब पी रखी थी, मैंने तुम्हें फ़ोन किया पहले तो तुमने उठाया नहीं। फिर तुम्हारे पापा ने फ़ोन उठाया और तुम्हारी हालत के बारे में बताया। ये भी बताया कि तुम शराब पी कर आए हो। फ़ोन रखने के बाद मैंने सोचा कि कुछ दिन मायके जाकर रह लेती हूँ और साथ ही तुमसे मिलकर तुम्हारे मन का भी जान लेती हूँ। तो मैं यहाँ आ गई। यहाँ जब मैं तुमसे मिली तो रेस्तरां में दिव्या को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान बना कि क्यों ना तुम्हारी शादी दिव्या से हो जाए। दिनेश, एक मिनट, मेरी शादी दिव्या के साथ हो, ये विचार क्यों आया तुम्हारे दिमाग में देवी जी? प्रिया, क्योंकि दिव्या तुम्हें पसंद करती है। ये बात मुझे कॉलेज टाइम से ही पता थी, पर तब मैंने ये बात जाहिर इसलिए नहीं की क्योंकि मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं तुम्हें प्यार करने लगी थी। दिनेश अब दिव्या की ओर देखता है। दिव्या आंखों में ही सहमति जताती है। दिनेश, तो तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। बहुत अच्छे, आगे फरमाएं। प्रिया, हाँ, तो जैसे ही मेरे दिमाग में ये विचार आया तो मैं अंकल के पास पहुंच गई। जब मैं वहां पहुंची तो मैं अंकल के पास खड़ा होकर कुछ पैसे उधार मांग रहा था। मुझे देखकर ये चुप हो गया और केबिन से बाहर निकल गया। और मेरे दिमाग ने प्लान भी बना लिया कि तुम्हें अगर जलन महसूस करवाई जाए तो हो सकता है कि तुम्हें दिव्या के साथ प्यार महसूस हो जाए। फिर हमने अंकल और मैंने मयंक, नीलिमा और दिव्या की मम्मी को साथ मिलाया और अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। तुम मयंक को दिव्या के साथ देखकर इतने जल भुन गए थे कि तुमने ये तक नहीं सोचा कि हर बार हम चारों का मिलना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। फिर हमारी आखिरी चाल थी मयंक के साथ दिव्या की सगाई का नाटक। पर इससे पहले ही मेरे पति की तबीयत अचानक खराब हो गई तो मुझे वापस जाना पड़ा और मैं वहीं से अपने प्लान को अंजाम दे रही थी। हमारा प्लान था कि सगाई के समय तुम जब आओगे तब तक तुम्हें दिव्या के साथ प्यार का अंदाजा हो गया होगा और तुम दिव्या को प्यार का इजहार कर दोगे और मयंक पीछे हट जाएगा और तुम दोनों की सगाई करवा दी जाएगी। पर ये दिव्या ने नींद की गोलियां खाकर सारा प्लान चौपट कर दिया। दिनेश, पर तुम्हें ये कैसे यकीन था कि मुझे भी दिव्या से प्यार हो जाएगा? प्रिया, तुम्हें दिव्या से पहले ही प्यार था दिनेश, पर तुम समझ नहीं पाए। एक दूसरे की केयर करना, दुख में दुखी होना, खुशियों में खुश होना, एक दूसरे को मिस करना, ये सब भी प्यार में शामिल होता है। क्या ये सब तुम्हें दिव्या के साथ महसूस नहीं होता था? बताओ। मैंने पहले भी महसूस किया था कि दिव्या के साथ रहने से तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही सुकून सा दिखाई देता है और आज भी ऐसा ही है ना दिनेश? और तुम, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी? प्रिया, करती थी, बल्कि अब भी करती हूँ। पर दिनेश, सच बताऊं, जब मेरी शादी हुई तो एक बार लगा कि जैसे सब खत्म हो गया। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मेरे दिल में रोहन अपनी जगह बनाते गए। वे बहुत अच्छे हैं दिनेश और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। इस तरह धीरे धीरे मुझे वो ही अपनी जिंदगी लगने लगे। सबसे बड़ी बात, हमारे बारे में सब जानने के बाद भी उन्होंने मुझसे प्यार करना नहीं छोड़ा। जब मैं यहाँ आई और जो ये प्लान बनाया, इन सब के बारे में भी वे सब जानते हैं। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ दिनेश और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। दिनेश, हम तो तुम सब लोग मिलकर हमें बुद्धू बना रहे थे। प्रिया, बेवकूफ़ नहीं, हम तो तुम्हारी ज़िंदगी बना रहे थे, पर दिव्या की वजह से प्लान फेल हो गया। मयंक, हमारे रहते प्लान फेल नहीं हो सकता। इससे पहले कि दिनेश सर अपना मूड बदलें, ये लीजिए सर, अंगूठी यहीं पर सगाई कर लीजिए। क्यों, क्या कहते हैं सारे? सब एक साथ हाँ करते हैं और दिनेश और दिव्या एक दूसरे को अंगूठी पहना देते हैं। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। मयंक, सर जी, अब तो आपका काम हो गया, अब तो मुझे पैसे दे देंगे ना? दिनेश के पापा, अरे भाई, तुम्हारा तो बहुत एहसान है हम पर, तुम पैसे भी ले लेना और शादी की भी चिंता मत करना। दिनेश के साथ साथ हम तुम्हारी भी शादी करवा देंगे। अब खुश? सब लोग तालियां बजाते हैं और बाहर चले जाते हैं। कमरे में दिनेश और दिव्या अकेले रह जाते हैं। दिनेश दिव्या के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसके पास बैठ जाता है। दिव्या, आखिर मोटी पसंद आ ही गई तुम्हें। दिनेश, क्या करूं, मजबूरी है और कोई मिल ही नहीं रही ना। दिव्या जैसे ही उसको
धौल जमाने लगती है कि तभी दिनेश उसे स्टैचू बोल देता है और उसके चेहरे पर 4-5 किस कर देता है। अभी वह किस कर ही रहा होता है कि तभी नर्स अंदर आ जाती है और दिनेश को बाहर जाने के लिए कहती है। दिनेश दिव्या के कान में, पर ये तरीका तो बहुत अच्छा है तुम्हें काबू करने का, कहकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला जाता है। दिव्या शर्मा जाती है। दिव्या को छुट्टी मिलने के 1 हफ्ते बाद दिनेश और दिव्या की शादी के साथ साथ मयंक और नीलिमा की भी शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।